रात के शहरों में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब सारा शोर थम जाता है। रोजमर्रा के नियम जैसे बदल जाते हैं। हम्म। दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में भी जहां हाईवे की धड़कन कभी नहीं रुकती, वहां भी रात 3 बजे के बाद एक एक अजीब सी भारी शांति छा जाती है। बिल्कुल। हमारी आज की पड़ताल उसी एक पल से शुरू होती है, जब खामोशी को चीरती हुई एक फोन की घंटी बजती है और स्क्रीन पर जो नाम चमकता है वो आपका अपना होता है। कोई चेतावनी नहीं, बस एक कॉल। बस एक कॉल। और वो एक कॉल ही काफी है हकीकत की जमीन को पैरों के नीचे से खींचने के लिए। यहीं से वो दिमागी लड़ाई शुरू होती है, जहां हम जो जानते हैं और जो महसूस कर रहे हैं वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये उस डर की शुरुआत है जो किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपनी ही पहचान के आईने में दरार पड़ने से पैदा होता है। नोएडा के एक आईटी हॉस्टल में रहने वाली रिया के साथ बिल्कुल यही हुआ था। रात के ठीक 3 बजे कमरे में सिर्फ एसी की हल्की गूंज थी और बाहर हाईवे से आती जाती गाड़ियों की बहुत धीमी आवाज। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर साफ साफ लिखा था, रिया कॉलिंग। हु। एक पल को तो उसे लगा कि वो सपना देख रही है, शायद नींद में है। उसने आंखें मली, पर नाम वही था। बहुत हिचकिचाते हुए उसने कॉल उठाई और दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो बिल्कुल उसकी अपनी थी। बिल्कुल वैसी। हाँ, सांस लेने का वही हल्का सा पॉज, शब्दों के बीच वही ठहराव। इस पल का जो मनोवैज्ञानिक असर है उसे समझना बहुत जरूरी है। हम सबकी अपनी आवाज को लेकर एक दिमागी इमेज होती है, एक ऑडियो सेल्फ इमेज। अच्छा। इसीलिए जब हम अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज सुनते हैं तो अजीब लगता है ना, हम्म। क्योंकि वो हमारे अंदर की आवाज से मेल नहीं खाती। पर यहाँ मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक लाइव कॉल है। हम्म। इसे मनोविज्ञान में हिटोस्कोपी जैसे अनुभवों से जोड़कर देखा जा सकता है, जहां इंसान अपनी ही परछाई या मौजूदगी को खुद से बाहर महसूस करता है। ये दिमाग के लिए एक पैराडॉक्स है। कि अगर मैं यहाँ हूँ। तो वो कौन है जो मेरी तरह बोल रहा है? यह हकीकत पर हमारी पकड़ को तुरंत कमजोर कर देता है। और उस आवाज ने सिर्फ एक छोटा सा वाक्य कहा, सिर्फ इतना, लाइट बंद मत करना। और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। ये खतरे को किसी अनजान जगह से हटाकर सीधे उस इंसान के सबसे सुरक्षित माहौल में, यानी उसके अपने कमरे में लाकर रख देता है, और लाइट बंद न करने की हिदायत देकर डर को अंधेरे से नहीं, बल्कि रोशनी में मौजूद किसी अनदेखी चीज से जोड़ दिया गया है। ये तो डर का सबसे पर्सनल रूप है। बिल्कुल। जहां दुश्मन का चेहरा आपका अपना है और उसकी आवाज आपकी अपनी। कॉल करते ही रिया का गला एकदम सूख गया। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई, क्योंकि तभी कमरे का जो बल्ब था वो हल्की सी टिमटिमाहट के साथ डिम हुआ और फिर वापस तेज हो गया। अच्छा। स्विच अपनी जगह पर था, उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। वो उस रात सो नहीं पाई, आंखें खुली रखकर बस छत को देखती रही। हम्म। और एक अजीब सी बात हुई, जब भी उसे नींद का झोंका आता, बिस्तर के नीचे से एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती, जैसे फोन वहां रखा हो, जबकि फोन फोन तो उसके तकिए के ठीक बगल में था। यहाँ डर का एक क्लासिक पैटर्न दिख रहा है। देखिए, जब दिमाग एक बार खतरे को लेकर सतर्क हो जाता है तो वो कंफर्मेशन बायस का शिकार हो जाता है। मतलब वो हर छोटी बड़ी घटना में उसी डर की पुष्टि ढूंढने लगता है। हो सकता है बल्ब का टिमटिमाना वोल्टेज के उतार चढ़ाव से हुआ हो, और बिस्तर में महसूस हुई वाइब्रेशन शायद बगल के कमरे से आ रही कोई मामूली कंपन हो। सकता है। लेकिन रिया के लिए ये सब उस कॉल से जुड़ी घटनाओं का हिस्सा बन गए हैं। इसे हाइपर विजिलेंस कहते हैं, जहां हमारा नर्वस सिस्टम हर आहट, हर परछाई को एक संभावित खतरे की तरह देखने लगता है। और जो सबसे सुरक्षित जगह है, हाँ, जैसे अपना कमरा, अपना बिस्तर, वही अब खुद खतरे का स्रोत महसूस होने लगती हैं। अगले दिन ऑफिस में उसका दिमाग बिल्कुल खाली था और उसने एक बात नोटिस की। हॉस्टल का जो कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें लड़कियां हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थीं, हम्म। लेकिन रात के बारे में कभी कोई कुछ नहीं कहता था, जैसे ये कोई अनकहा नियम हो। अच्छा। जब उसने अपनी रूममेट सेजल से उस कॉल के बारे में बात करने की कोशिश की, तो सेजल ने बात ही टाल दी। बस इतना कहा, 3 बजे के बाद कॉरिडोर में मत निकलना। कोई वजह नहीं बताई। कोई वजह नहीं, बस चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। ये सामूहिक चुप्पी का एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। ये एक एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जिसमें एक ग्रुप के ज्यादातर लोग किसी नियम को पर्सनली नहीं मानते, पर उसका पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी सब उसे मानते हैं। यहाँ डर एक अनकहे नियम की तरह काम कर रहा है। कोई भी रात के बारे में बात नहीं कर रहा, इसलिए हर कोई मान लेता है कि इस बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए। और ये चुप्पी डर को और बढ़ा देती होगी। बिल्कुल।
ये डर को कम करने के बजाय उसे और ताकतवर बना देती है। और ये इस बात का भी संकेत है कि जो रिया के साथ हो रहा है वो शायद पहली बार नहीं हो रहा है। इसके बाद रिया को और भी अजीब चीजें दिखने लगी। हॉस्टल के लिफ्ट, वो अक्सर खाली होने पर भी अपने आप चौथी मंजिल पर जाकर रुक जाती थी। चौथी मंजिल पर? हाँ, और उसने नोटिस किया कि लॉबी का सीसीटीवी मॉनिटर हमेशा उसी वक्त के आसपास कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता था। और वार्डन जब भी कोई चौथी मंजिल का जिक्र करता तो वो तुरंत बात बदल देता। तो अब ये पैटर्न सिर्फ व्यक्तिगत डर तक नहीं रहा। ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम, चाहे वो हॉस्टल का मैनेजमेंट हो या वहां रहने वाले लोग, इस रहस्य को छुपाने में शामिल है। सही है। लिफ्ट का एक खास मंजिल पे रुकना, सीसीटीवी का उसी समय बंद होना, ये सब मिलकर एक बड़ी साजिश का एहसास दिलाते हैं। ये इशारा कर रहा है कि उस चौथी मंजिल पर कुछ ऐसा है जिसे सब जानते हैं, लेकिन कोई उसे मानना नहीं चाहता। एक रात जब 3:11 होने वाले थे, रिया ने हिम्मत की। उसने अपने फोन को रिकॉर्डिंग मोड पर रखा और बिस्तर पर बैठकर इंतजार करने लगी। ठीक समय पर फोन पर कॉल आई, फिर से उसी नाम से। उसने कॉल नहीं उठाई, पर रिकॉर्डिंग ऑन थी। बाद में जब उसने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो एक साफ आवाज थी जो कह रही थी, मैं भी यहीं रहती थी। ये वाक्य, ये पूरी कहानी का रुख बदल देता है। अब तक डर अस्पष्ट था, बिना पहचान का। हाँ, लेकिन मैं भी यहीं रहती थी, ये वाक्य उसे एक इतिहास दे देता है, एक पहचान दे देता है। ये सीधी पुष्टि है कि रिया की जगह पर पहले कोई और भी था, जिसके साथ शायद यही सब हुआ। अब ये डर सिर्फ रिया का निजी अनुभव नहीं रहा, वो एक विरासत का हिस्सा बन गया है जो उस कमरे से जुड़ी है। कॉल के तुरंत बाद उसे कॉरिडोर में किसी के नंगे पैर चलने की धीमी आवाज सुनाई दी। अच्छा। आवाज ठीक उसके दरवाजे के बाहर आके रुक गई। रिया ने सांस रोककर पीपहोल से बाहर देखा, लेकिन कॉरिडोर खाली था। सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। गीले पैरों के निशान? हाँ, जो कॉमन वॉशरूम की तरफ जा रहे थे। अगले दिन रिया ने बहाने से हॉस्टल के पुराने रजिस्टर चेक किए। एक पन्ने पर उसे एक नाम मिला जिसे कई बार कलम से काटा गया था, रिया मल्होत्रा। जब उसने वार्डन से इस बारे में पूछा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने घबराई हुई आवाज में बस इतना कहा, वो लड़की एडजस्ट नहीं कर पाई थी। देखिए, गीले पैरों के निशान डर को दिमाग से निकालकर भौतिक दुनिया में ले आते हैं। ये एक ठोस सबूत है। अब रिया खुद को ये तसल्ली नहीं दे सकती कि ये सब उसके दिमाग का वहम है। सही बात है। और वार्डन का जवाब एडजस्ट नहीं कर पाई थी। ये एक बहुत ही एक तरह का कॉर्पोरेट बहाना है जो अक्सर किसी गहरी और परेशान करने वाली सच्चाई को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कुछ और था। हाँ, इसका असली मतलब अक्सर ये होता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। सच जानने की जिद में उस रात रिया सीढ़ियों से चौथी मंजिल की तरफ गई। हवा बिल्कुल बंद थी, कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी। वहां एक पुराने कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर धूल और सीलन की गंध थी। छत का पंखा नहीं था, सिर्फ एक लोहे का हुक लटक रहा था और दीवारों पर नाखूनों से खरोंच कर लिखे हुए वाक्य थे, कोई सुनता ही नहीं। ये शब्द, ये उस लड़की की बेबसी की गवाही दे रहे हैं। ये बताते हैं कि उसने मदद मांगने की, अपनी बात समझाने की कोशिश जरूर की होगी, पर शायद उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर दिया गया, या किसी ने यकीन नहीं किया। किसी ने यकीन नहीं किया। वो कमरा अब सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, वो किसी की अनसुनी चीखों और हताशा का एक स्मारक बन चुका है। कमरे से जुड़े वॉशरूम के शीशे पर भाप जमी हुई थी, जबकि मौसम ठंडा था, और उस भाप पर एक पल के लिए एक धुंधला सा चेहरा उभरा और तुरंत गायब हो गया। और तभी उसका फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर 27 मिस्ड कॉल्स का नोटिफिकेशन था, सब उसी नंबर से। अचानक उसे अपने ठीक पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम मेरी जगह ले रही हो। रिया चीखते हुए नीचे भागी और अपनी रूममेट सेजल को सब कुछ बताया, लेकिन सेजल ने डरने की बजाय बिल्कुल शांत सपाट आवाज में कहा, पहले मैं भी तुम्हारी जगह थी। ये कहानी का सबसे बड़ा और भयानक मोड़ है। अब ये साफ हो जाता है कि ये किसी भूत की कहानी नहीं है, बल्कि एक चक्र की, एक सिस्टम की कहानी है। सेजल कोई मददगार नहीं है, वो उस चक्र की एक पिछली कड़ी है जो किसी तरह बचकर निकल गई। उसकी शांति ये बताती है कि वो इस प्रक्रिया को समझती है। अब खतरा किसी एक अदृश्य शक्ति से नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम से है जो इंसानों को बदलता रहता है। जैसे कोई पोजीशन खाली हुई हो। बिल्कुल,
रिया किसी भूत से नहीं बल्कि एक रोल से लड़ रही है जो खाली हो गया था। तब रिया को पूरी बात पता चली। 1 साल पहले रिया मल्होत्रा नाम की एक आईटी इंटर्न ने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। वो भी महीनों से यही दावा कर रही थी कि कोई हर रात उसे कॉल करता है और कहता है कि वो रिप्लेस हो रही है। रिया ने उसी दिन हॉस्टल छोड़ दिया, शहर बदल लिया और अपना फोन नंबर भी। यहाँ पर डर की प्रकृति ही बदल जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन है, बल्कि ये है कि अगला कौन है। ये एक परजीवी जैसी इकाई है जिसे जिंदा रहने के लिए एक पहचान की जरूरत है। रिया का भागना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन कहानी हमें ये संकेत दे रही है कि शायद ये अभिशाप जगह से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ जाता है जिसे चुन लिया गया है। हॉस्टल छोड़ने के बाद रिया ने गुरुग्राम में एक नया फ्लैट लिया। नया फोन, नया नंबर, नई नौकरी। उसे लगा सब खत्म हो गया। कुछ हफ्ते बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन एक रात जब वो ऑफिस से देर से आई और थकान के मारे फोन चार्ज पर लगाए बिना सो गई, तब रात के ठीक 3:11 पर उसके कमरे का वाईफाई राउटर अपने आप तेजी से ब्लिंक करने लगा। अच्छा, स्विच बोर्ड के पास रखा उसका बंद फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर कोई कॉल नहीं थी, सिर्फ एक नोटिफिकेशन था, तुम बहुत दूर आ गई हो। ये इस बात की पुष्टि करता है कि ये अभिशाप जगह से नहीं, व्यक्ति से जुड़ा है। भागने का कोई रास्ता नहीं है, और यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डर को और ज्यादा आधुनिक बना देता है। हाँ, ये तो और डरावना है। हमारा वाईफाई, हमारे स्मार्ट डिवाइसेस, हमारा बंद पड़ा फोन, ये वही चीजें हैं जिन्हें हम अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर अब वही हमारे खिलाफ हथियार बन गई हैं। आप शहर बदल सकते हैं, लेकिन अपना डिजिटल घोस्ट पीछे नहीं छोड़ सकते। इसके बाद चीजें और तेजी से बिगड़ने लगीं। उसे महसूस होता कि उसके फ्लैट के बाहर कॉरिडोर में रात को कोई खड़ा रहता है। लिफ्ट में अकेले जाते वक्त शीशे में उसका प्रतिबिंब 1 सेकंड देर से हरकत करता। और सबसे डरावनी बात, रिया के फोन में अपने आप ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आने लगी, जिनमें सिर्फ उसके फ्लैट के अंदर की आवाजें थीं, उसके चलने की, पानी पीने की, सोते वक्त सांस लेने की, जबकि वो फ्लैट में बिल्कुल अकेली रहती थी। ये डर का वो स्तर है जहां आपकी निजता, आपकी पहचान, हर दीवार ढह जाती है। जब आपको पता चले कि आपकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है, तो आप कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। आपका घर ही पिंजरा बन जाता है। बिल्कुल। और प्रतिबिंब का देर से हरकत करना, ये इस बात का प्रतीक है कि आपकी अपनी पहचान भी अब आपकी नहीं रही, वो आपसे अलग हो रही है। उसका आपके शरीर पर नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। एक रात उसने हिम्मत करके एक रिकॉर्डिंग पूरी सुनी। अंत में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, जब जगह मिल जाती है तो पुरानी को जाना पड़ता है। तब रिया ने ऑनलाइन फोरम और पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि पिछले कुछ सालों में कम से कम 3 लड़कियां अलग-अलग शहरों में इसी पैटर्न के साथ शिफ्ट हुई थीं। एक ही उम्र, एक ही जॉब प्रोफाइल और सबके साथ 3.11 बजे वाली गड़बड़। तो ये एक चेन रिएक्शन है, कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा अभिशाप है जो एक नौकरी की तरह एक से दूसरे तक पहुंचता है। आवाज का ये कहना कि पुरानी को जाना पड़ता है, ये साफ करता है कि ये एक रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया है। जैसे कोई एक पद छोड़ता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। वैसे ही यहाँ एक पहचान खत्म होती है ताकि दूसरी उसकी जगह ले सके। उस रात जब रिया ने अपने बेडरूम के शीशे में ध्यान से देखा, तो शीशे में उसके प्रतिबिंब ने मुस्कुराया, जबकि रिया के खुद के चेहरे पर सिर्फ डर था। आंसू थे। और इस प्रतिबिंब ने होंठ हिलाए, बिना आवाज के कहा, अब मेरी बारी खत्म हो रही है। उसी रात बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में रिया को लिफ्ट में घुसते हुए दिखाया गया, लेकिन बाहर निकलते हुए नहीं, वो बस गायब हो गई। चक्र अब पूरा हो रहा है। पहचान की अदला बदली मुकम्मल हो चुकी है। प्रतिबिंब का मुस्कुराना ये दिखाता है कि जो इकाई रिया को परेशान कर रही थी, वो अब सफल हो चुकी है। उसने कब्जा कर लिया है। उसने रिया की पहचान पर, उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज इस बात का डिजिटल सबूत है कि पुरानी रिया का अस्तित्व खत्म हो चुका है। अगली सुबह सोसाइटी के गार्ड ने सिर्फ एक लड़की को फ्लैट से निकलते देखा, जो बिल्कुल रिया जैसी दिखती थी। वही कपड़े, वही बाल। उसने गार्ड को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और अपनी कैब में बैठकर चली गई। और जब उस लड़की का फोन रात 3:11 बजे बजा, तो कॉलर आईडी पर एक नया नाम चमक रहा था, रिया मल्होत्रा। चक्कर पूरा हो गया, और कहानी का सबसे भयावह हिस्सा यही है। अंत में कोई जीतता या हारता नहीं है, बस भूमिकाएं बदल जाती हैं। हाँ। पुरानी रिया, जिसे हम जानते थे,
अब शायद वही इकाई बन गई है जो अगली लड़की को परेशान करेगी, और एक नई लड़की उसकी जगह ले चुकी है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। जहां शिकार ही शिकारी बन जाता है। बिल्कुल। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अपना पता, अपना चेहरा और अपना नाम बदल लेती हैं। इस कहानी का असल डर किसी भूत प्रेत से ज्यादा अपनी पहचान खो देने का है। आज के दौर में जहां हमारी पहचान हमारे फोन नंबर, हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल से बंधी है, उस पहचान को हाईजैक करना कितना आसान है। जब आपका अपना चेहरा, आपकी अपनी आवाज ही आपकी ना रहे, तो फिर किस पर भरोसा करेंगे? और अगर कभी रात 3 बजे के बाद आपका फोन बजे, तो याद रखना, अगली कॉल शायद आपके नाम से हो।